Morning, one and all. Hope you all are happy, healthy, and fine at home. Today I'm back again with the second part of the chapter number 2, BA Principles of Management. I'm your educator, Gaurav Dhanik. Allow me to start the second part. As you all know, students, in the last class we have studied few points of principles management like मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस. ठीक है, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और इम्पोर्टेंस देखे थे पार्ट 1 में. इसी के साथ साथ हमने थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखे थे, जिसमें मेजर 3 पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट थे, लाइक क्लासिकल थॉट्स, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थॉट्स. इन तीनों थॉट्स के बाद हमने देखा फेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें उनकी मीनिंग, डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स थे. आज इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उन टेक्निक्स के बारे में, द टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. और एफ.डब्ल्यू. टेलर का खुद का मानना था कि ही बिलीव्स इन साइंस नॉट इन द थंब रूल. यानी वो साइंस में विश्वास करते थे, ना कि थंब रूल में. यानी सिर्फ प्रिंसिपल्स को मान लेना ये सही नहीं है उनके हिसाब से. आपके पास कुछ टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप उस प्रिंसिपल को प्रूव कर सको कि जो भी आपकी कंपनी में प्रिंसिपल्स हैं वो सही डायरेक्शन में आपको ले जा रहे हैं या नहीं. So here the 3 studies were mentioned according to scientific management. First one is time management, or you can say time study. Second is motion management, or you can say it's motion study. And last but not the least, shows you different wage rate study, or which different wage rate system. Time study shows you that, see friends, time is most important for every individual. बोलते हैं ना कि समय सबसे ज़रूरी एक ऐसी वस्तु होता है जो भी हमारे हाथ से चला जाता है, लौट कर नहीं आता. उसी तरह एक मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें समय पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके समय पर अपना जो काम है, अपना प्रोडक्शन है, अपनी सर्विसेज हैं, वो देनी होती है. ले अगर वो प्रॉपर टाइम पर, यानी स्टैंडर्ड टाइम पर अपना काम ख़त्म नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके जो रिसोर्सेज हैं वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट में कोई बायर नहीं होगा, वो अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे. तो टाइम स्टडी ये बताती है, अकॉर्डिंग टू टेलर, अ टास्क शुड बी फिनिश्ड इन प्रिस्क्राइब टाइम. इट इज़ केयरफुल स्टडी ऑफ टाइम स्टडी ओनली. यानी टेलर के हिसाब से हर काम प्रिस्क्राइब टाइम में ख़त्म होना चाहिए. यानी जो आपने अनुमान पहले लगाया था, वट एवर यू हैव डिसाइडेड इन द प्लानिंग, उतने ही समय में आपको उस काम को ख़त्म करना है, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है. सेकेंड स्टडी शोज़ यू मोशन स्टडी. मोशन स्टडी, एज दिस वर्ड डिस्क्राइब मोशन, एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो भी वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनका कोई मूवमेंट यानी कोई भी एक्शन कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, अननेसेसरी है, तो आप उसे कंट्रोल करिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं और वो वर्किंग आवर्स में प्रॉपरली कंपनी के लिए फ्रूटफुल काम नहीं कर पा रहे हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ़ दे वर गॉसिपिंग, इफ़ दे वर स्टैंडिंग, इफ़ दे वर नॉट डूइंग एनी वर्क, कोई काम नहीं कर रहे और वर्किंग आवर में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसे कंट्रोल करें. उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो अपने अननेसेसरी मूवमेंट्स से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे. तो कंपनी उनके वर्क को, उनके टाइम को, उनके मोशन को अच्छे से यूज़ करे, और यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू फाइंड आउट द मेथड विच रिजल्ट इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ वर्कर्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, राइट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. देखिए, ऐतिहासिक काल में, इन द एंशिएंट टाइम, द वेज रेट सिस्टम वेयर फॉलोड सेम. हर इंसान को एक जैसी पेमेंट मिलती थी. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यहाँ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे मोटिवेशनल वेज मेथड भी कहा जाता है. यानी जो भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर अच्छा काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, देन ही विल गेट सम एक्स्ट्रा मनी, और यही चीज़ उसको मोटिवेट करेगी और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए. एंड ईच वर्कर इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी. हर किसी में क्षमताएं भी एक जैसी नहीं होती. यानी जिसमें क्षमता ज़्यादा है और जिसके काम में
आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्टिविटी मुझे ज़्यादा मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, देन दैट पर्सन और दैट फेलो हैज़ टू बी गेट सम मोर और सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। दिस वेज सिस्टम शोज़ दैट। और जब हम इन तीनों स्टडीज़ को मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर, लाइक पिरामिड ऑफ प्रायोरिटी, व्हाट मस्ट आई डू इट, व्हाट शुड आई डू इट एंड व्हाट कुड आई डू टुडे। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और अभी तक मैंने क्या किया है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी ज़रूरतों को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टफ़, सेकेंड इज़ नेसेसरी स्टफ़, थर्ड इज़ अननेसेसरी स्टफ़। वो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जिनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। एंड सेकेंड इज़ नेसेसरी, जो भविष्य में जाकर मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत में पड़ेगी जिस चीज़ों की, मैं उन चीज़ों को साथ रखूँगा और मैं उन चीज़ों को डिवाइड करके अलग करने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें मेरे लिए अननेसेसरी है। सो दिस 3 टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शोज़ यू कि आप अपने बिजनेस को कैसे और अच्छी तरह नियंत्रित, होल्ड और एनर्जाइज कर सकते हो। So let's move on to the next topic, which is the principle of management given by Henry Fayol. Henry Fayol, आप सभी लोग इनके नाम से बहुत ही अच्छी तरह अवगत हैं। इन्होंने अपनी लिखी गई किताब इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में आई थी, इसके द्वारा मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए जो आज तक मॉडर्न टाइम्स में भी एप्लीकेबल हैं। हेनरी फयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। He was a French engineer and industrialist. The principle, whatever he has made, was based on his experience and his knowledge. हेनरी फ्योल के बारे में ये बात भी बहुत अच्छी तरह कही जा सकती है कि फ्योल प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम जब इकोनॉमिक क्राइसिस थे। यानी इनके अनुसार इनके जो 14 प्रिंसिपल्स जो हम आगे देखने वाले हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ 12th स्टैंडर्ड बल्कि आपके आने वाले कॉमर्स करियर में ये 14 प्रिंसिपल्स आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो दीज आर दिस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल भी कहा जाता है इनको। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। सेकेंड इज अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, एज यू ऑल नो, अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी। ठीक है। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हैज़ टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ इज यूनिटी इन कमांड। कमांड डायरेक्शन में एक यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी लोग एक ही दिशा में काम करने चाहिए प्रॉपर तरीके से। एंड देन सिक्स्थ वन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए। Seventh one shows you remuneration of personnel. Remuneration means income, personnel means worker, जो आपकी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मनी मिले। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी एक पॉइंट है आपके इसमें, यानी केंद्रीकरण और भूकेंद्रीकरण। इसका अर्थ ये है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ कंपनी छोटी होती है, जहाँ ज़्यादा वर्क डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और जहाँ कंपनी बड़ी हो जाती है वहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ता है। देन स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन हम उस पिरामिड से समझ सकते हैं जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला पिरामिड था, राइट। द वर्क ऑलवेज अलॉटेड फ्रॉम द टॉप एंड अलॉटेड टू द बॉटम। देन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स हर कंपनी में हर चीज़ की अपनी एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, चाहे वो वर्कर हो या फिर एम्प्लॉय हो। देन इक्विटी। यहाँ दोस्तों इक्विटी की बात कही है, इक्वालिटी की नहीं। मैं आपको इस पॉइंट में समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी इन टेन्योर। स्टेबिलिटी यानी स्टेबलाइज होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी मानसिक रूप से वो स्थिर रहने चाहिए, यानी वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि भविष्य में या तो कंपनी या तो जो वर्कर हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि लीडरशिप क्वालिटी। कंपनी में लीडरशिप क्वालिटी के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और कंपनी को भी ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। दैट्स वाई इनिशिएटिव पॉलिसीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट was one of the most important principle of Henry Fayol. And last but not the least, spirit de corps, which shows you that feeling of oneness. We are many by physique, but we are one mentally. यानी हम शारीरिक रूप से अलग अलग होंगे पर हम सब एक हैं।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन 14 प्रिंसिपल्स को। द फर्स्ट टू प्रिंसिपल हेनरी फ्योल्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है डिवीजन, डिवीजन मीन्स बांटना। देखिए, अगर आप काम को कुछ लोगों के बीच में बांटेंगे और लगातार बांटते रहेंगे तो इससे लोगों के अंदर ना सिर्फ अपने काम को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी कि उनको क्या काम करना है, साथ ही साथ वो अपने काम में और स्पेशलाइज्ड भी होते जाएंगे। स्पेशलाइज्ड मीन्स लगातार अगर आप कोई काम एक मॉर्निंग में आप सुबह उठ के अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं या फिर कोई एक ऐसा कोई वर्क जो आप डेली करते हैं रेगुलर टाइम पे, तो एक वक्त के बाद आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। स्पेशलाइज्ड हो जाओगे मीन्स कि आप वो काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हो, बशर्ते अगर आप किसी एक व्यक्ति को बहुत अलग अलग काम दिए जाएं और उससे बोला जाए कि वो ये सारे काम करे तो वो काम इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, बट एक स्पेशलाइज्ड पर्सन विल डू दैट वर्क मोर इफेक्टिवली। दैट्स वाई डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी डन ऑन मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल, जिसकी वजह से बेनिफिट होता है, राइट। सेकेंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल शोज यू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले भी हमने डिस्कस किया, अथॉरिटी मीन्स पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी। वॉट एवर द पावर यू आर गिविंग टू योर सबऑर्डिनेट्स, अगर आप उसे अथॉरिटी नहीं देते, आप सिर्फ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि ये काम आपको फिनिश करना है, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते इस काम के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना बैलेंस होगी काम उतना अच्छी तरह होगा और उतना बेहतर होगा फ्यूचर में। देन मूव्स टू पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। थर्ड प्रिंसिपल शोज़ यू द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। एज़ यू ऑल नो कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, अनुशासन नहीं रखते हैं, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। उसी तरह एक मैनेजमेंट के अंदर भी डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक सपोज़ फॉर एन एग्जांपल कि बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ये रूल होते हैं कि जैसे स्कूल्स के अंदर भी कि वो अपने जैसे ही वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने एजुकेटर्स आते हैं तो वो अपने मोबाइल्स या फिर कुछ लैपटॉप वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है वो पहले ही उनसे लाइक इन द मॉर्निंग अलग रख देते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि ये लोग डिसिप्लिन मैनर में बहुत ही ज़्यादा अवेयर होते हैं और डिसिप्लिन से ही इन फ्यूचर दे विल अचीव मोर एंड मोर सक्सेस एंड मोर प्रॉफिट। Then comes principle number 4, shows you unity of command. At word states unity, unity means single, command means direction. यानी जो जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको किसी एक दिशा से, किसी एक निर्धारित व्यक्ति से ही कमांड मिलनी चाहिए। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में शो किया है, 2 अप्रोचेस दिए हैं आपको, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच में एक रेड डॉट जो कि सुपीरियर डिनोट कर रहा है और ग्रीन डॉट यानी सबऑर्डिनेट। फर्स्ट राइट अप्रोच में ये है कि एक ही इंडिविजुअल उन तीनों को टास्क प्रोवाइड कर रहा है जिससे क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और जो सबऑर्डिनेट है उन्हें अपने काम के बारे में अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना है। रॉन्ग अप्रोच में प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर 2 सुपीरियर एक साथ कोई काम को अलॉट करने को कहते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तो उनकी मेंटल थिंकिंग थोड़ी अलग हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क अलग हो सकता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग अप्रोच विल नॉट लीड यू टू मेक इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। सो यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी डन फ्रॉम द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। And then comes the point number 5 which is unity of direction। ठीक है, यानी अब जब कमांड एक ही तरीके से दी जा रही है आपको, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो कंपनी है, उन्हें भी एक ही डायरेक्शन में काम करना है, प्रॉपर डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन में उन्हें गाइड किया गया है। एंड दिस डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। बाय गिविंग दिस इट विल मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर कोऑर्डिनेटिंग, यानी ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगी। कोऑर्डिनेशन आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ये आपस में जो तालमेल है कंपनी के वर्कर्स का, आपस के डिपार्टमेंट्स का, वो और बेहतर कर देगी अगर आप यूनिटी इन डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। एंड देन कम्स द प्रिंसिपल नंबर 6 विच शोज़ यू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, यानी जो उसकी सोच है, वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, राइट, पैसे कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो यही इंटरेस्ट उसको अपनी कंपनी के लिए भी होना चाहिए। यानी वॉट एवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल
इज़ नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द कंपनी। यानी अगर वो कंपनी को आगे लेकर चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट भी अकम्प्लिश हो जाएगा। एंड दिस मीन्स दैट कॉमन इंटरेस्ट ऑफ anybody should be prominent instead of individual interest, right? And then comes the next point. Point number 7, the principle of management shows you the remuneration of personnel. What is remuneration? Anything whatever we are getting after doing any work, यानी कोई भी कार्य करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, राइट, उसे हम रेन्यूमरेशन कह सकते हैं, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। तो रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयज़, एज आई हैव मेंशन्ड। रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल मीन्स अगर आपकी कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं या फिर जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव काम करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी मॉनिटरी वैल्यू आपको डिसाइड करके उन्हें पे आउट करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर इंडिविजुअल अपने आप में मोटिवेट रहेगा और उससे भी ऐसा लगेगा कि कंपनी उसके लिए काम कर रही है, एंड ही विल वर्क विथ मोर मोटिवेशन एंड ही विल अचीव द मोर इफेक्टिवनेस फॉर द बिजनेस। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि वर्कर का जो टर्नओवर रेशियो है, यानी जो हम खर्च कर रहे हैं वर्कर्स के ऊपर जितना भी, उसे हम कम करें। और वो हम तभी कम कर पाएंगे जब हम वर्कर्स को इफ़ेक्टिवली अच्छे से मैनेज करके, प्लान आउट करके, उनकी वेज स्किल डिसाइड करके, उन्हें उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उन्हें काम दें। और अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, और यहाँ तक कि उन्हें हम कमेटी में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, दोज हु आर स्किल्ड वर्कर्स, right? So remuneration of employees also an important principle of Henry Fayol. Then comes point number 8, which is centralization. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, खासकर उन छोटी यूनिट्स में होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, वेयर द पीपल आर नॉट मेनी। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन पावर किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के पास होती है जो सारे डिसीजंस लेता है और आगे पास ऑन करता है। और वहीं डिसेंट्रलाइजेशन हम ये कह सकते हैं इट इज़ जनरली एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी बिग, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एक इंडिविजुअल हर काम नहीं कर सकता, हर काम नहीं संभाल सकता। तो वो क्या करता है, वो अपने काम को डिवाइड कर देता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर देता है अपने अगले लेवल पर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट वेर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization also plays an important role in any of the business. Then come points number 9, which is scalar chain. Scalar chain is a principle emphasized by creating chain from top level management to the bottom level management. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो कि हमने पिरामिड देखा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का। उसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपको प्राइजिंग, आपकी पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करती है, यानी वॉट एवर यू आर फ्रेमिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, वो टॉप मैनेजमेंट बनाएगी और उसके बाद वो अपने नीचे यानी मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को उसे फॉरवर्ड करेगी। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन से जेड विल फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड इट विल give the orders to E, D, C, B and A, and if they want to get any suggestion, the report is to be upward, means from bottom to top, then it will pass from 1 to 2, then 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5, and after that 5 to Z. इसके बीच में आपको गैंग प्लैंक भी दिख रहा होगा। गैंग प्लैंक एक ऐसा इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जो चेक करता रहता है, बीच बीच में हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। बशर्ते स्कालर चेन इज़ जस्ट इम्पॉर्टेंट वन रीज़न। स्कालर चेन ऑकर्स मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। मैसेजेस के लिए, डिमांड के लिए, एक प्रॉपर वर्क इफेक्टिव सिस्टम बनाने के लिए स्कालर चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 10, द 10th principle, it is order. Order means, as you can see in the picture,
क्या मैनेजर इज़ एम्फेसाइजिंग देयर सबऑर्डिनेट टू डू द राइट वर्क फॉर सक्सेस, यानी हर मैनेजर ये चाहता है कि उसके सबऑर्डिनेट सही दिशा में काम करे ताकि सफलता उन्हें प्राप्त हो। और ये केवल इसी तरीके से हो सकता है कि उन्हें कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस करने पड़ेंगे जो बार बार उन्हें चेंज ना करने पड़े। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल एंड सेकेंड इज़ द सोशल अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स। जैसे कि हम हमारे घरों में, अगर हम हमारे घरों में कोई चीज़ एक जगह पर रखते हैं हमेशा, तो हमें याद रहता है कि वो चीज़ उसी जगह पड़ी होगी। लेकिन अगर हम जगह बदल बदल के उस चीज़ों को इधर उधर रखेंगे तो वो चीज़ कभी हमें याद नहीं रहेगी। उसी तरह एक कंपनी के अंदर भी जो जिसकी जो जगह है, जिसकी जो रोल है, जिसकी जो प्लेस है, उसी अरेंजमेंट के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। शोज़ यू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नाउ वी हैव फिनिश्ड अवर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, now we are moving to the 11th one, which is the principle of equity. As I have started this video, I have told you that a slightly difference between equity and equality, right? यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया हेनरी फ्योल का वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट? जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि 3 लोग हैं, तीनों को एक एक बॉक्स तीनों को मिला है और वो की एक इक्वालिटी है, राइट? अगर हम इसी इक्वालिटी सिद्धांत से काम करते हैं तो फ्यूचर में ये जो थर्ड पर्सन है उसके साथ ये प्रैक्टिस अनफेयर हो जाएगी, राइट? और दूसरी तरफ जो सेकंड विंडो बता रहा है दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी मीन्स जिसे जितनी ज़रूरत है, हमें जितनी अफेक्शन देनी चाहिए वहाँ हम उतना अफेक्शन हो, वही इक्विटी है। और यही हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल की वन ऑफ द मोस्ट यूएसपी थी कि दिस प्रिंसिपल इज़ वर्क ऑन इक्विटी नॉट ऑन इक्वालिटी। अंडरस्टूड? And then comes point number 12, the 12th principle of management, which is stability of personal tenure. Personal means worker and tenure means उनका time period. आपकी कंपनी के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें अपने आप में स्टेबल रहना चाहिए और वो अपने आप को स्टेबल फील करें, ऐसी आपको इन्वायरमेंट प्ले आउट करनी है। एज द एम्प्लॉय रिमेंस लॉन्ग टर्म इन द बिज़नेस, अगर वो लंबे समय तक रहता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। यानी अगर ज़्यादा समय तक लोग टिके हैं आपकी कंपनी के अंदर तो पीपल विल थिंक अ गुड इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. That's why stability of personal tenure plays a very important role in principle of management given by Henry Fayol. So now guys, we have finished 12 management principles of Henry Fayol. These are the two last principles. Let's see this. The 13th one shows you the principle of initiative. देखिए, इनिशिएटिव ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक कंपनी के अंदर. वेन एवर मैनी पीपल आर वर्किंग टुगेदर, पीपल यूज़ टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है, ताकि उन्हें ना सिर्फ उस काम का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, बल्कि कंपनी को भी उनके रहने से बेनिफिट हो. अ क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट. इन द सेम वे देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन इन एम्प्लॉयज़. और ख़ासकर जो एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव लेते हैं, आपको पता चलता है कि ये फ्यूचर में और अच्छा कर सकते हैं, तो आप उनको इनकरेज करिए, राइट? आप उन्हें डिस्करेज ना करिए, आप उनको वर्क अलॉटमेंट करिए. कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें सॉर्ट आउट करिए. और ऐसे इनिशिएशन करके आप अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और भी ज़्यादा सशक्त बनाते हैं. एंड देन the 14th principle of management by Henry Fayol, it is spirit de corps, which also known as feeling of oneness. यानी हम सब भली शारीरिक रूप, फिज़िकल रूप से अलग अलग हों, बट वी ऑल आर वन. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए. द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उन्हें मेंटली इस चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं कि वी ऑल आर वन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लॉस में या फिर नॉन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं जा सकती. बिकॉज द एम्प्लॉय इज़ वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट ओनली वर्किंग बट द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फॉर यू. और वो एस्पिरिट डी कॉर्प्स के माध्यम से ये साबित होता है कि जो भी फीलिंग है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए, और ये बहुत अच्छा फील भी कराती है एम्प्लॉयज़ को. एम्प्लॉयज़ से मोटिवेट होते हैं और काम की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं. और ये एस्पिरिट डी कॉर्प फीलिंग ऑफ वननेस सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल व्यूज़ के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है. सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टुडे दैट वी हैव डिस्कस्ड.
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो प्लीज़ एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 1 काम को बांटना, नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिसको जितनी ड्यूटीज़ दी जाए उतना ही उसको अधिकार भी मिले ताकि वो अच्छे से काम कर सके। थर्ड इज़ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर काम हो ताकि काम प्रगति पर चले, प्रोसेस फास्ट हो और रिजल्ट जल्दी आए। पॉइंट 4 कमांड शुड बी इन अ यूनिफाइड, मीन्स यूनिटी इन कमांड, ठीक है। जो भी काम दिया जा रहा है वो किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक डिपार्टमेंट्स या फिर किसी एक मेंटल थिंकिंग प्रोसेस के बाद जनरेट किया जाए, जो कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना पैदा करे और ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करे। एंड देन पॉइंट नंबर 5 यूनिटी इन डायरेक्शन, कमांड लेने के बाद सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में काम करे फॉर मेकिंग मैक्सिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। पॉइंट 6 शोज़ यू सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी हर इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कंपनी के लिए भी काम करना चाहिए। पॉइंट 7 शोज़ यू रेन्यूमरेशन अ राइट पे स्केल फॉर अ राइट पर्सन, ठीक है। अगर आप किसी ज़्यादा इफेक्टिव इंसान को कम पे स्केल दे रहे हैं तो वो आपकी कंपनी में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और आप एक अच्छा एम्प्लॉय खो देंगे। और दूसरी तरफ वहीं अगर एक कम स्किल लेबर को अगर आप ज़्यादा पे आउट कर रहे हो तो उसके काम की कोई भी प्रोडक्टिविटी आपको फ्यूचर में मिलेगी नहीं और आप लॉस में चले जाओगे। Point number 8 shows you the degree of centralization. As I've told you that it is based on the people working in the organization. If the organization is small, अगर कंपनी छोटी है तो वो सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा चुनेगी, वेयर वन डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल पर्सन विल टेक द डिसीजन एंड रेस्ट विल फॉलो। और वहीं जब दूसरी तरफ कंपनी बड़ी होती है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिग, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी अपने काम को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाता है। पॉइंट 9 shows you scalar chain, always top to bottom the work allotment and bottom to top the duties and the reports, understood। Point 10 shows you the equality in order, where सही चीज़ को सही जगह पर रखना है, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड देन कम्स पॉइंट 11 इक्विटी, इक्विटी मीन्स जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा काम करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू वर्क ऑन। पॉइंट 12 shows you stability of tenure of personnel. So if the employees are working in your organization, they has to be stable for long time, राइट, लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहें ताकि ना सिर्फ आप उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सके, वो भी आपसे कुछ सीखें। द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत कुछ सिखाती है एवरी इंडिविजुअल को। एंड देन पॉइंट्स 13 शोज़ यू इनिशिएटिव, कि जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं, द पीपल दोज आर कमिंग फ्रंट फॉर द वर्क, राइट, we have to keep that in mind and we have to allot them for a better position in future. And last but not the least, it is एस्पिरिट डी कॉप्स, फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम भले ही फिज़िकल रूप से अलग अलग हैं बट कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को ये एहसास दिलाते रहना चाहिए दैट वी ऑल आर वन। So friends, these are the 14 principles of Henry Fayol of management. I hope all you have understood. सभी समझ गए होंगे, but some people will find a very difficulty to remember all this 14 प्रिंसिपल इन दिस लीनियर मेथड, या फिर फर्स्ट से लेकर 14 तक अगर याद भी हो जाते हैं तो इसका जो सीक्वेंस है कभी कभी शायद वो याद नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए एक टेक्निक मेरे पास है आप सभी लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एक एक्रोनिम क्रिएट किया है मैंने, और ये एक्रोनिम्स शायद आपको हेनरी फयोल के इस 14 प्रिंसिपल्स को याद रखने में मदद करें। और ये एक्रोनिम्स है डैड यू सी यूएसएसआर, यानी एक कन्वर्सेशन है एक बच्चे और उसके पापा के बीच में, जिसमें बच्चा उसके पापा से पूछता है कि क्या पापा आपने यूएसएसआर देखा है। अब यूएसएसआर जितने लोग जानते हैं शायद उन लोगों को मालूम होगा कि यूनाइटेड सोवियत संघ जो आज का रशिया है वो पहले का यूएसएसआर हुआ करता था, तो उसी तरह मैंने बना दिया है। तो याद रखिएगा, डैड यू सी यूएसएसआर, द सन इज़ आस्किंग फ्रॉम हिज फादर, कि पापा आपने यूएसएसआर देखा है, और फादर रिप्लाई ओ आई सी,
ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं तो हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल ना सिर्फ आपको याद रहेंगे बल्कि आपको लीनियर डायरेक्शन में याद रहेंगे। डी स्टैंड फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए स्टैंड फॉर अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी एंड अगेन सेकेंड डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, यू स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, सी स्टैंड फॉर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, यू स्टैंड फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस स्टैंड फॉर स्कॉलर चेन एंड सेकेंड एज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आर स्टैंड फॉर remuneration for employee, and then reply of that OIC. O stand for order, I stand for initiative, S stand for subordination of individual interest to general interest, and the last two E shows you equity and aspirity corps. So this acronym, or you can find your any other way, ये acronyms बनाकर आप इन्हें 14 प्रिंसिपल बाय हार्ट कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं, बिकॉज दिस 14 प्रिंसिपल विल गोइंग टू बी बेनिफिशियल यू फॉर नॉट फॉर जस्ट दिस 12th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो फॉर द ईयर्स इन योर कॉमर्स करियर। यानी आने वाले कॉमर्स करियर में भी आपको ये 14 प्रिंसिपल बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो प्लीज़ मेक इट रिमेंबर। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर BA chapter number 2 principle of management, which is contribution of Peter F. Drucker. Peter F. Drucker was well known as managerial leader, ठीक है। he is also a famous writer, he is a philosopher, the educator, जिनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका रीज़न ये है कि पीटर ड्रकर का मानना था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, कोई भी नियम कानून बनते हैं, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाना चाहिए, तभी वो पॉलिसी आगे जाकर इफ़ेक्टिव होगी, यानी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसी के संदर्भ में इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी अपनी किताबें लिखी हैं। उसका मेन जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वो बोथ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों से होगा। यानी आप कंपनी में लगातार काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रेस आपके दिमाग में होगा, और उसे आप कैसे अच्छे से मैनेज करें अपने काम को, कितना आप लेस चाओटिक बना सकते हो, लेस स्ट्रेसफुल बना सकते हो, ये सारी थियरीज पीटर एफ ड्रकर ने हमें दी। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने कहा, मुझे भी आज भी याद है, आपको भी याद रहना चाहिए। इफ़ यू वांट समथिंग न्यू यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट अगर आपको कुछ नया चाहिए या आप कुछ नए की महत्वाकांक्षा रखते हैं तो आपको कुछ पुराना करना छोड़ना पड़ेगा, यानी कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पीटर एफ ड्रकर का है कि ही हैज़ बॉर्न इन वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में इनका जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया में। इनको डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली वो इंटरनेशनल लॉ इन जर्मनी से मिली। एंड आफ्टर दैट ही हैज़ मूव टू यूएस एंड बिकम द सिटीज़न इन 1943। उसके बाद यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स, और 1943 में वहाँ के सिटीज़न हो गए। एंड आफ्टर दैट ही हैज़ सर्व्ड एज अ प्रोफेसर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1950 टू 1971, 1950 से 1971 तक। उसके बाद प्रोफेसर्स ऑफ क्लैरमेंट ऑफ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी 1971 से लेकर 2005 तक ये वहाँ पर एज अ प्रोफेसर रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ पीटर एफ ड्रकर, वेयर ही हैज़ अवॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंशियल मेडल फ्रॉम जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन 2002। जॉर्ज डब्ल्यू बुश आप सभी जानते हैं, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने 2002 में इन्हें अवार्ड दिया, ठीक है। सो बच्चों, ये थी आज की स्लाइड, एंड विच कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 2 BA Gujarat State Education Board textbook. Stay at home everybody. Thank you for your attention. Stay safe. Thank you. I'll be back soon. Jai